औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम रेड ब्लड सेल्स का पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी मीन्स शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स रेड ब्लड सेल्स कितने टाइम तक ब्लड में रह सकता है और फिर कितने टाइम बाद इसकी रप्चरिंग हो जाती है। फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएशन एंड नंबर, अगर रेड ब्लड सेल के नंबर में चेंजेस आ जाए तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, वेरिएशन एंड साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वेरिएशन एंड शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वेरिएशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इन सब के बारे में इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। रेड ब्लड सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होती और ये ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। रेड ब्लड सेल्स को एरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है। एरेथ्रो मीन्स रेड, रेड ब्लड सेल का जो कलर है वो रेड है, इस वजह से इसको एरेथ्रोसाइट कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स की जो रेड कलर है वो एक कलरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से है। यही हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं। रेड ब्लड सेल्स की जो नंबर है वो दूसरे जो ब्लड सेल्स हैं जैसे कि प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल के लिहाज से ज़्यादा होती हैं ब्लड में। नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल वैल्यू 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड होती हैं। एडल्ट मेल्स में रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट 5 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड होती हैं, लेकिन एडल्ट फीमेल्स में रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एम होती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का जो नॉर्मल शेप है वो डिस्क शेप होता है। डिस्क शेप फ्लैट सर्कुलर प्लेट लाइक शेप को कहते हैं और बायोकॉन्केव शेप होता है, मींस डम्बेल शेप, इस तरह का शेप होता है जिसकी जो सेंट्रल पोर्शन है वो थिनर होती है और इसकी जो पेरिफेरी है वो थिकर होती है। तो ये जो बायोकॉन्केव शेप है रेड ब्लड सेल्स की, इसकी कुछ मैकेनिकल और फंक्शनल एडवांटेजेस हैं जो कि अगले सफ़े पे प्रेजेंट है। एडवांटेजेस ऑफ बायोकॉन्केव शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की बायोकॉन्केव शेप की क्या एडवांटेजेस हैं। बायोकॉन्केव शेप्स हेल्प इन इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की बायोकॉन्केव शेप की वजह से ऑक्सीजन की रैपिड और इक्वल डिफ्यूजन होती हैं टुवर्ड्स द सेल्स। लार्ज सरफेस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रिमूवल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। रेड ब्लड सेल्स की बायोकॉन्केव शेप की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन और रिमूवल तेज होती है। नंबर थर्ड, मिनिमल टेंशन इज ऑफर ऑन द मेम्ब्रेन्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सेल अल्टर्स। जब रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम चेंज होता है, मीन्स इसमें फ्लूइड की एडिशन होती है और फ्लूइड इससे लॉस होता है, तो इसके जो मेम्ब्रेन है इस पे कम टेंशन होता है और इसकी ब्रेकेज वगैरह नहीं होती, क्योंकि ये मेम्ब्रेन हाईली इलास्टिक और फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। नंबर 4 पे ये है कि रेड ब्लड सेल्स की बायोकॉन्केव शेप की वजह से ये छोटे छोटे कैपिलरीज के थ्रू पास होती हैं। रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है वो कैपिलरी के लिहाज से या तो कैपिलरी से थोड़ा सा ज़्यादा होती हैं या बिल्कुल कैपिलरी की जो डायमीटर है उसके बराबर होते हैं। तो इस वजह से जब रेड ब्लड सेल्स इसके थ्रू पास होते हैं तो स्क्वीज़ करते हैं और अपना साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ये थे रेड ब्लड सेल्स की एडवांटेज। नॉर्मल साइज़ ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर है, इसकी थिकनेस पेरिफेरी पे 2.2 माइक्रोमीटर है और सेंटर पे 1 माइक्रोमीटर है। हमने पहले भी कहा था कि बायोकॉन्केव शेप की वजह से ये सेंटर पे थिनर होती हैं और पेरिफेरी में थिकर होती हैं। रेड ब्लड सेल का सरफेस एरिया 120 स्क्वायर पर माइक्रोमीटर होता है और इसका वॉल्यूम 85 to 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर, रेड ब्लड सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। ओनली मेमल जिसमें न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है वो कैमल है। तो इस तरह न्यूक्लियस की एब्सेंस की वजह से
रेड ब्लड सेल में डीएनए भी नहीं होती। और इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी एपाइरेटस भी रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस की वजह से रेड ब्लड सेल्स में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह नहीं होते जिसके थ्रू एनर्जी की प्रोडक्शन होती हैं, बल्कि इसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस होती हैं, मीन ग्लाइकोलाइसिस होती हैं, जो कि रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं और इसके थ्रू ये अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन विच इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन एंड स्पेक्ट्रीन। रेड ब्लड सेल्स का साइटोस्केलेटन एक्टिन और स्पेक्ट्रीन से बना हुआ होता है। ये दोनों प्रोटीन्स एनकायरीन प्रोटीन के थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। अब अगर स्पेक्ट्रीन प्रोटीन एब्सेंट हो गया तो ये हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस काज कर देता है। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स अपना बाई कनकेव शेप लॉस कर देता है और इसकी जो शेप है वो ग्लोबुलर या स्पीरिकल हो जाती है। ये स्पिरोसाइट फ्रेजाइल इन नेचर है और इसकी जो मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से ये जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिए जाते हैं तो वाटर की एडिंग की वजह से, वाटर की एब्जर्प्शन की वजह से इसकी स्वेलिंग हो जाती है और ये इजीली रप्चर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालें तो उसकी स्वेलिंग हो जाएगी लेकिन इसके रप्चरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका जो मेम्ब्रेन है वो हाईली इलास्टिक इन नेचर होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रोलियाक्स फॉर्मेशन। रेड ब्लड सेल्स रोलियाक्स फॉर्मेशन करती हैं। रोलियाक्स का मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स आपस में स्टेक टुगेदर हो जाती हैं और एक एग्रीगेट सा बना देती हैं जिसको रोलियाक्स कहा जाता है। रोलियाक्स फॉर्मेशन की वजह से एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज हो जाता है और ये बॉडी में किसी एबनॉर्मल कंडीशन को शो करते हैं, किसी एबनॉर्मिटी को शो करते हैं। जब भी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हाई होगा तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में कोई डिजीज़ प्रेजेंट है लेकिन ये किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को शो नहीं करती। और ये रोलियाक्स फॉर्मेशन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन एक्सेलरेट कर देते हैं, इसकी फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी। रेड ब्लड सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.092 to 1.110 है। पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम रेड ब्लड सेल्स का परसेंटेज शो करती हैं ब्लड में। रेड ब्लड सेल्स का परसेंटेज 45% है ब्लड में और प्लाज्मा का परसेंटेज 55% है। पैक्ड सेल वॉल्यूम को हेमेटोक्राइट वैल्यू भी कहा जाता है। सस्पेंशन स्टेबिलिटी। सर्कुलेशन के टाइम पे रेड ब्लड सेल्स ब्लड में यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड होते हैं, मींस हर जगह पे रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट इक्वल होती है। ऐसा नहीं होता कि बॉटम में रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन हाई होती है और ऊपर रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन कम होती है, बल्कि ये इक्वली प्रेजेंट होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की इस प्रॉपर्टी को सस्पेंशन स्टेबिलिटी कहा जाता है। लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मली जो लाइफ स्पेन है रेड ब्लड सेल्स की वो 120 डेज है। आफ्टर 120 डेज रेड ब्लड सेल्स ओल्ड हो जाती हैं और इसकी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रक्शन हो जाती है और डिस्ट्रक्टेड रेड ब्लड सेल्स को फिर न्यू रेड ब्लड सेल्स रिप्लेस करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के लाइफ स्पेन को हम रेडियो आइसोटोप्स मेथड के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। इसमें हम रेड ब्लड सेल्स को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लाइक रेडियो एक्टिव आयरन और रेडियो एक्टिव क्रोमियम के थ्रू ट्रैक करते हैं और फिर इसके बाद इस रेडियो एक्टिव आयरन और रेडियो एक्टिव क्रोमियम की रेट ऑफ लॉस को डिटरमाइन करते हैं। तो इसकी रेट ऑफ लॉस से हमें रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है और इसके लाइफ स्पेन के बारे में हमें पता चलता है। फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो नॉर्मल स्पेन है, लाइफ स्पेन है, वो 120 डेज है। तो इसके बाद रेड ब्लड सेल फ्रेजाइल हो जाता है और इसका मेम्ब्रेन इजीली ब्रेकेबल हो जाता है। कैपिलरीज की डायमीटर रेड ब्लड सेल्स के बराबर होती हैं या उससे कम होती हैं। तो इस वजह से जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं वो तो इजीली स्क्वीज कर पाते हैं, लेकिन जो फ्रेजाइल रेड ब्लड सेल्स हैं वो इस कैपिलरी के थ्रू पास नहीं हो पाते और इस वजह से रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है।
नॉर्मली रेड पल्प ऑफ स्प्लीन में ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पे स्प्लेनिक कैपिलरीज की जो डायमीटर है वो बहुत कम होती हैं। तो इस वजह से स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, मींस कब्रिस्तान ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है। फिर यही डिस्ट्रॉयड रेड ब्लड सेल से हेमोग्लोबिन रिलीज होता है, और फिर यही हीमोग्लोबिन जो है वो मैक्रोफेज के ज़रिए से इसकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है, और मेनली ये कुफर सेल्स जो कि लीवर के मैक्रोफेजेस हैं, स्प्लीन और बोन मेरो के जो मैक्रोफेजेस हैं, इसके डिस्ट्रक्शन करते हैं। हेमोग्लोबिन नॉर्मली 2 कंपोनेंट से बना होता है, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन, और फिर यही जो हीम पार्ट है ये परफोरिन रिंग पे मुश्तमिल होता है, और परफोरिन रिंग में अंदर आयरन होती है। तो हीमोग्लोबिन की जब डिग्रेडेशन होती है तो ये आयरन ग्लोबिन और परफोरिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो आयरन है वो एपोफेरेटिन के साथ कंबाइन होता है और फेरेटिन की फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह आयरन फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जब इस आयरन को बॉडी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये इसे इस्तेमाल करता है। ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन के स्टोर फॉर्म में एंटर होता है और वहाँ पे स्टोर हो जाता है, और फिर जब भी बॉडी को उसको ज़रूरत होती है तो वो इसे इस्तेमाल करता है। परफोरिन की डिग्रेडेशन हो जाती है और ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही बिलिरुबिन फिर लीवर बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करती हैं। नॉर्मली रोज़ाना 10% रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और फिर ये 10% रेड ब्लड सेल्स को नॉर्मल यंग रेड ब्लड सेल रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रोज़ाना 0.6 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन की रिलीज़ हो जाती है प्लाज्मा में, और फिर यही हीमोग्लोबिन से 0.9 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिलिरुबिन की फॉर्मेशन हो जाती है। फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट करती हैं। पहला जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। रेड ब्लड सेल्स लंग्स में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर देती हैं, और फिर यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू की तरफ जाता है तो फिर वहाँ पे ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। तो इस तरह 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। हीमोग्लोबिन टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह 30% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल में लार्ज अमाउंट में कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यही कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है, और फिर यही कार्बनिक एसिड लंग की तरफ जाता है, और वहाँ पे ये फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई की तरफ डिफ्यूज़ हो जाता है, और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई से एक्सपायरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो इस तरह 63% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। बफरिंग एक्शन इन ब्लड। हेमोग्लोबिन ब्लड में एक गुड बफर की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देता है। तो इस तरह ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। एंड ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। रेड ब्लड सेल के ऊपर ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ए एंटीजन, बी एंटीजन और RH फैक्टर आते हैं। तो इस ए एंटीजन, बी एंटीजन और RH फैक्टर से हमें ब्लड ग्रुप के बारे में पता चलता है। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ए ग्रुप है। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि बी ग्रुप है, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ए बी है, और अगर कोई भी एंटीजन रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है ओ ग्रुप है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें RH फैक्टर से पता चलता है। अगर RH फैक्टर रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव है, और अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है
तो RH नेगेटिव है। तो इस तरह हमें ब्लड ग्रुप के बारे में पता चलता है। वेरिएशन इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में पहला जो है इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट, जिसको फिजियोलॉजिकल पॉलीसिथेमिया कहते हैं। पॉलीसिथेमिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। ये दो टाइप्स के हैं, एक है फिजियोलॉजिकल पॉलीसिथेमिया और दूसरा है पैथोलॉजिकल पॉलीसिथेमिया। फिजियोलॉजिकल पॉलीसिथेमिया फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होते हैं, मीन्स नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, इसमें कोई एबनॉर्मिलिटी प्रेजेंट नहीं होती। ये फिजियोलॉजिकल पॉलीसिथेमिया टेम्परेरी है और कुछ वक्त के बाद डिसअपेयर हो जाती है। और ये किन किन कंडीशन में होती हैं? ये एज, बर्थ के टाइम पे रेड ब्लड सेल की काउंट 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती हैं, लेकिन फिर बर्थ के 10 डेज बाद रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है और रेड ब्लड सेल का काउंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन रेड ब्लड सेल्स की एक्सेस डिस्ट्रक्शन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बिलिरुबिन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो बीबी में फिजियोलॉजिकल जाइंटिस डेवलप हो जाती है, जो कि नॉर्मली 2 to 3 डेज आफ्टर बर्थ डेवलप होती है और फिर कुछ दिन के बाद ये जाइंटिस डिसअपेयर हो जाती हैं। हाउएवर हमें पता चल गया कि इन्फेंट्स में और ग्रोइंग चिल्ड्रन में रेड ब्लड सेल की काउंट एडल्ट के लिहाज से ज़्यादा होती है। सेक्स, पबर्टी से पहले और मेनोपास के बाद, मेनोपास मींस लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, जो कि नॉर्मली 45 ईयर्स के एज में होता है। तो पबर्टी और मेनोपास के बाद, पबर्टी से पहले और मेनोपास के बाद फीमेल में रेड ब्लड सेल का काउंट मेल के साथ बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल्स में, जो कि नॉर्मली 15 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स के बीच में होती हैं, उसमें जो फीमेल में रेड ब्लड सेल की काउंट है वो मेल के लिहाज से कम होती हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हर मंथ ब्लड की लॉस होती है। हाई अल्टीट्यूड, वो लोग जो कि माउंटेन्स में रहते हैं, नियरली 10,000 फीट मीन सी लेवल से ऊपर रहते हैं, उसमें रेड ब्लड सेल की काउंट इंक्रीज होती है और ये नॉर्मली 7 मिलियन पर क्यूबिक इंच से ज़्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि माउंटेन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, तो इस वजह से बॉडी में हाइपॉक्सिया हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और यही हाइपॉक्सिया फिर किडनी को स्टिमुलेट करते हैं और किडनी में एरिथ्रोपोएटिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। और ये एरिथ्रोपोएटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बोन मेरो में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। मस्कुलर एक्सरसाइज, मस्कुलर एक्सरसाइज के टाइम पे टेम्परेरी रेड ब्लड सेल्स की काउंट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बॉडी में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो एज अ रिज़ल्ट बॉडी में हाइपॉक्सिया हो जाता है और हाइपॉक्सिया की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाती है और यही सिंपैथेटिक एक्टिविटी एड्रीनल मेडुला से एड्रीनलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती है और ये एड्रीनलिन स्प्लीन की कंट्रैक्शन कर देते हैं और स्प्लीन में जो रेड ब्लड सेल स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो रिलीज हो जाता है ब्लड में। इमोशनल कंडीशंस, कुछ इमोशनल कंडीशंस में जैसा कि एंजाइटी में रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज होती हैं, क्योंकि इसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इंक्रीज एनवायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो एज अ रिज़ल्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाने की वजह से बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से बॉडी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। आफ्टर मील्स, मील्स के बाद बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं, तो एज अ रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन में डिक्रीज होते हैं। पहला जो कंडीशन है वो है हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। अगर कोई पर्सन है जो कि डीप सी लेवल पे प्रेजेंट है तो इसका जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो हाई होगा, तो हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर की वजह से रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज हो जाती है। ड्यूरिंग स्लीप,
स्लीप के टाइम पे बॉडी की तकरीबन सारी एक्टिविटीज़ कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी डिक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से ब्लड वॉल्यूम मींस प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी रिजल्ट में ब्लड की हीमोडाइलेशन हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है, हालांकि रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन रिलेटिवली डिक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पे प्लाज्मा की लेवल इंक्रीज हो जाती है, तो प्लाज्मा का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है और रेड ब्लड सेल का परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है। लेकिन सच में ये डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। पैथोलॉजिकल वेरिएशन, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट, पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया। अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन में रेड ब्लड सेल की काउंट इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया में रेड ब्लड सेल काउंट 7 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड से इंक्रीज हो जाती हैं। पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया फिर 2 टाइप्स का है, एक है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया और दूसरा है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया को पॉलीसाइथेमिया वेरा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो जाती है, मींस रेड बोन मेरो की मेलिग्नेंसी हो जाती है, रेड बोन मेरो का कैंसर हो जाता है, जिसकी रिजल्ट में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। इसमें परसिस्टेंटली रेड ब्लड सेल का काउंट 14 मिलियन पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड से ज़्यादा होता है। रेड ब्लड सेल की इंक्रीज काउंट के साथ साथ इसमें वाइट ब्लड सेल का काउंट भी इंक्रीज होता है, और ये नॉर्मली 24,000 पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड से ज़्यादा होता है। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया वो कंडीशन है जो कि किसी और पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होती हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक एम्फीजीमा। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के टाइम पे हाइपॉक्सिया हो जाता है, जिसकी रिजल्ट में फिर रेड ब्लड सेल की काउंट इंक्रीज हो जाती है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कंडीशन में ब्लड की सप्लाई टुवर्ड्स द टिश्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसकी रिजल्ट में रेड ब्लड सेल के काउंट इंक्रीज हो जाती है। आयरजास डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पल्मोनरी आर्टरी की आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, पल्मोनरी आर्टरी की हार्डनिंग हो जाती है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है। तो इसके रिजल्ट में फिर रेड ब्लड सेल की काउंट इंक्रीज होती है, बॉडी में साइनोसिस हो जाती है और डिस्पनिया हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अगर बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिहाज से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है, तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं और ऑक्सीजन को बाइंड होने नहीं देते, तो एज ए रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल की काउंट इंक्रीज हो जाती हैं। बॉडी रेड ब्लड सेल की काउंट को इंक्रीज करती हैं ताकि इस कंडीशन को ओवरकम किया जा सके। पांचवी जो कंडीशन है वो है पॉइजनिंग बाय केमिकल्स लाइक फास्फोरस एंड आर्सेनिक। छठी जो कंडीशन है वो है रिपीटेड मेल्ड हेमोरेज, अगर किसी पर्सन से हेमोरेज होता है, ब्लड लॉस होता है, तो एज ए रिजल्ट ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और जब वो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो बॉडी रिस्पांस में रेड ब्लड सेल की काउंट को इंक्रीज कर देता है। इन सारे कंडीशन में पहले हाइपॉक्सिया होता है जो कि एरिथ्रोपाइटिन की प्रोडक्शन किडनी में इंक्रीज कर देता है, और फिर यही एरिथ्रोपाइटिन बोन मैरो में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट, एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल की काउंट डिक्रीज होती है, और ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। वेरिएशन इन साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रेड ब्लड सेल का साइज वेनस ब्लड में ज़्यादा होता है, जबकि आर्टेरियल ब्लड में साइज कम होता है। लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन में फिर 3 कंडीशन है, एक है माइक्रोसाइट्स जिसमें रेड ब्लड सेल का साइज स्मॉलर होता है, दूसरा है मैक्रोसाइट जिसमें रेड ब्लड सेल का साइज लार्जर होता है, और तीसरा है इनिसोसाइट्स जिसमें रेड ब्लड सेल्स डिफरेंट साइज के होते हैं।
माइक्रोसाइट जो है ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस में होता है। जब भी आयरन की डिफिशियंसी आती है बॉडी में तो एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो सही नहीं हो पाता और बॉडी रिस्पांस में रेड ब्लड सेल की काउंट को इंक्रीज कर देता है, लेकिन ये रेड ब्लड सेल स्मॉल साइज के होते हैं। इसके अलावा प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग एंड इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड की कंडीशन में भी होता है। मैक्रोसाइट्स मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड की कंडीशन में होता है। एनिसोसाइट्स परनेशियस एनीमिया की कंडीशन में होता है। परनेशियस एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी आ जाती है। विटामिन B12 सही तरह से एब्जर्व नहीं हो पाता, जिसकी रिज़ल्ट में अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। वेरिएशन इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया में चेंज होता है। क्रेनेशन वो कंडीशन है कि जब हम रेड ब्लड सेल्स को हाइपरटोनिक कंडीशन में रखते हैं तो एज अ रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल्स से फ्लूइड का लॉस होता है और रेड ब्लड सेल्स की श्रिंकेज हो जाती है, इसका साइज़ डिक्रीज हो जाता है। स्पिरोसाइटोसिस में जब हम रेड ब्लड सेल्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं या हाइपोटोनिक कंडीशन में रखते हैं तो एज अ रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल्स फ्लूइड को गेन करता है और इसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है और ये स्पिरिकल के फॉर्म में हो जाता है। एलेप्टोसाइटोसिस वो कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की एलिप्टिकल शेप हो जाती हैं और ये सर्टेन टाइप्स ऑफ एनीमिया में होता है। सेकल सेल एनीमिया में होता है जिसमें रेड ब्लड सेल क्रेसेंटेरिक शेप की होती हैं, बिल्कुल इसी तरह की शेप होती हैं। पैकेलोसाइटोसिस वो कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल का जो मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती, सही फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो अनयूजुअल होता है। ये फ्लास्क शेप का भी होता है, हैमर का भी होता है या इन्हीं अदर अनयूजुअल शेप होती है। वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, पहला जो कंडीशन है वो है पंक्टेट मेसोफिलिज्म। पंक्टेट मेसोफिलिज्म एक ऐसा कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल जो है वो स्ट्रेटेड अपीयरेंस देता है और फिर इस स्ट्रेटेड अपीयरेंस में जगह जगह पे बेसोफिलिक मटेरियल की डॉट्स होती हैं। ये कॉमनली लीड पॉइजनिंग की कंडीशन में होता है। रिंग एंड रेड ब्लड सेल्स वो कंडीशन जिसमें रेड ब्लड सेल्स के पेरिफेरी में रिंग बनते हैं, इसको ग्लोबुलेट रिंग कहा जाता है और ये सर्टेन टाइप्स ऑफ एनीमिया में अपीयर होते हैं। होवेल जोली बॉडीज, सर्टेन टाइप्स ऑफ एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स का जो एक्टोप्लाज्म है मींस रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म का जो पेरिफेरी है इसमें कुछ न्यूक्लियर फ्रेगमेंट प्रेजेंट होते हैं और इस न्यूक्लियर फ्रेगमेंट को होवेल जोली बॉडीज कहा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेड ब्लड सेल्स। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।